हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस है? तो आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि इन्वायरमेंट साइंस के अपने डेली लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जितना भी हम कोर्स कवर कर रहे हैं बेसिकली वो आपका टू द पॉइंट जो आपका सिलेबस दिया हुआ है और जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं उनका कंप्लीटली एनालिसिस करके कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को उतना एकदम डीपली किया जा रहा है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड भी रहता है। वो कभी भी रिकॉर्डेड अपने जब तक वैलिडिटी है कितनी बार बैच को या क्लासेस को देख सकता है। और आपको कहां ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है SWMG के नाम से। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप विलिंग है तो फटाफट ज्वाइन करिए और अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से सुनना है सभी को, है ना? आपकी स्टडी ठीक चल रही है, रिवीजन प्रॉपर हो रहा है, सब ठीक चल रहा है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रिया दादा जी। हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कंचन जी वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट PAH यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या ट्रू है, ये पूछा है। सोच लीजिए, 5 seconds और आफ्टर दैट वी विल बोलना। ओके, बोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और 50% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। इसका राइट आंसर है ए और डी। देखो, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा आपसे। ये भी कई एग्जाम से पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAH? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे बेंजीन की बात करें, है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, है ना, ये बेंजीन है। C6H6 ये एरोमेटिक है। तो ये पॉलीसाइक्लिक यानी कई सारी साइकिल आपस में जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में पूछा है। तो ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स इनकी वजह से कैंसर हो सकती है, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। पहला ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन 10 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर। ऐसा कुछ है क्या कि 10 बेंजीन रिंग्स फ्यूज होना चाहिए? ऐसा कुछ थोड़ी है। यूनिस जी वेरी गुड मॉर्निंग। अंजुम अर्जुन हाजी वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, ऐसा थोड़ी है कि 10 होनी चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है ना? उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली क्या है? ये कोई पॉलीसाइक्लिक थोड़ी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थोड़ी है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO होता है, या इसको CH2O लिखते हैं। तो ये कहाँ पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो ये भी नहीं है। और ये कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ये बेसिकली निकलता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए और डी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। फेज राइज वेरी गुड मॉर्निंग। अब बेसिकली एक हमारे टॉपिक है एयरबोर्न डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बहुत आराम से सुनना है। कुछ बातें यहाँ पे फैक्ट्स हैं जो याद रखनी है, कुछ बातें समझनी है। तो बहुत रिलैक्स होकर सारी चीजों को देखना है। एयरबोर्न डिजीज के बारे में बात करें तो क्या है? एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ infectious agent refer to the transmission of disease caused by dissemination of very small droplet that remain infectious when suspended in air over long distance and time। हम बात करते हैं ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह की है, जैसे ड्रॉपलेट्स होगी, उस पे कोई भी मान लो
पोल्यूटेंट सॉरी कोई भी ऐसे ही जो डिजीज वाला है, कोई भी जैसे हमने छींक मारी है ना, ऐसे करते हैं ना, स्नीजिंग हुई या किसी भी तरह की खांसी हुई, तो उससे जो पार्टिकल पे जाके वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हो सकता है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और कैसे डिफाइन किया है, द स्प्रेड ऑफ एन infectious agent caused by dissemination of droplet nuclei that remain infectious when suspended in air over long distance and time. ठीक है, airborne transmission can be further categorized into obligate और preferential airborne transmission. मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होगा, ड्रॉपलेट्स होगी, है ना। तो इस बात को तो आप समझते ही हो, बेसिक बात है कि एयर के थ्रू फैलती है। इसमें दो तरह की कैटेगरी हम बना सकते हैं। ऑब्लिगेट और प्रेफरेंशियल एयरबोर्न डिजीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर ऑब्लिगेट एयरबोर्न ट्रांसमिशन है वो क्या होगा। ऑब्लिगेट एयरबोर्न ट्रांसमिशन रेफर टू पैथोजेंस दैट आर ट्रांसमिटेड ओनली बाय डिपोजिशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अंडर नेचुरल कंडीशन। जैसे पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बेसिकली ऑब्लिगेट एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। क्यों है? क्योंकि जो पैथोजेंस है वो ट्रांसमिट होते हैं ओनली बाय डिपोजिशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई अंडर नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, जबकि प्रेफरेंशियल एयरबोर्न ट्रांसमिशन है रेफर टू पैथोजन दैट कैन इनिशिएट इन्फेक्शन बाय मल्टीपल रूट्स। इसे कई सारे रूट हो सकते हैं बट आर प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जैसे चिकन पॉक्स है ना, मिसल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, जो ऑब्लिगेट एयरबोर्न ट्रांसमिशन है इसका जो ट्रांसमिटेड होगा ओनली बाय द ड्रॉपलेट्स, है ना। लेकिन यहाँ पे रूट्स कई बार हो सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड है वो ड्यूप्लोट न्यूक्लियाइड होगा। और आपने एक दो और चीज सुनी है, एक होता है एक्वाट रिस्पायरेटरी और क्रोनिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा होता है, एक्वाट रिस्पायरेटरी होता है या क्रोनिक होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बोलो भाई, शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, तो जो एक्विट डिस्पायरेटरी है ना, फेलियर इन ए शॉर्ट टर्म कंडीशन, इट अकर सडनली एंड इज टिपिकली ट्रीटेड एज ए मेडिकल इमरजेंसी। एक्विट रेस्पिरेटरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में भी इसको स्टेटमेंट में कई बार पूछ लिया। और क्रोनिक रेस्पिरेटरी है फेलियर ऑन ऑनगोइंग कंडीशन, इट डेवलप ग्रेजुअली एंड रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। क्रोनिक में क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करें कुछ और, बेसिकली यहाँ से है ना, पिछली बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था इन 4-5 लाइन्स में से। दीज डिजीज फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। हम बेसिकली 4 कैटेगरीज देखते हैं। एक तो एक्यूट डिजीज जो हमने अभी बात की, सच एज निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा, है ना। क्रोनिक डिजीज सच एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट में सीओपीडी और अस्थमा। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, ये देखना यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज सच एज ये क्या है, बाइसोनोसिस, है ना, एस्बेस्टिस एंड कोल वर्कर्स निमोनोसिस। आपसे पता है ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाइसोनोसिस ये जो डिजीज है ये कैसी डिजीज है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये किस, तो ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, यानी कि रेस्पिरेटरी से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एस्बेस्टिस एंड कोल वर्कर्स निमोनो, तो किसी 3 कैटेगरीज होगी। कौन सा हो गया, एक तो एक्यूट डिजीज होगी, एक हो गया क्रोनिक डिजीज, एक हो गया ऑक्यूपेशनल, और अदर जो पेरेन्काइमल लंग डिजीज है, जैसे इम्यून रिलेटेड डिजीज है। इस तरह से हमने 4 इसकी कैटेगरीज बनाई रखी है ना। एक्यूट की बात क्या है, क्रोनिक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, और अदर जो पेरेन्काइमल लंग डिजीज है। और एयरबोर्न डिजीज है वो डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। बेसिकली क्या हो सकता है, ये एजेंट कौन कौन से हो सकता है, बाय वायरस हो सकता है, बाय बैक्टीरिया हो सकता है, बाय फंजाई हो सकता है, बाय प्रोटोजोआ हो सकता है, बाय वर्म्स हो सकता है। तो आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि विच डिजीज इज प्रोटोजोआ, है ना। तो आपको पता है कौन सी डिजीज है वो प्रोटोजोआ से बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं कुछ बातें करूंगा भी, बहुत सारी बातें। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, आपको एक पेज लेना है ना, एक ऐसे पेज लेना है, और आपको वायरस रिलेटेड डिजीज, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, ये आपको एक पेज पे नोट करना है। जैसे वायरस के सामने कुछ डिजीज लिखोगे, ये है जो कॉमन डिजीज जिसका आप नाम सुनते रहते हो।
बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, वर्म से। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं और भी बात करूंगा लेकिन ये आपको करना है। इतना होमवर्क करोगे आप लोग क्या? मैं तो करूंगा भी बहुत सारी बातें, आप करोगे इतना? श्योर करोगे ना? चलो, ऐसा नहीं कि मुझे कह के छोड़ दिया आपने और फिर काम नहीं करो, ये करना है प्लीज। ये मैं बेसिकली कुछ आपके बारे डिजीज के बारे में बात करता हूँ। जैसे कोविड-19 है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म तो पता होगा, कोविड का फुल फॉर्म। नहीं पता? हाँ, कोरोना वायरस डिजीज है ना, कोविड। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज है ये। ठीक है, और ये किससे है? नाम ही हो गया, वायरस से हो गया। और सिम्टम्स तो सबने देखे हैं इसके, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है ना? मिसल्स है। ये भी आपसे कई बार पूछते हैं कि पैथोजन क्या है इसका, बैक्टीरिया है या कुछ प्रोटोजोआ है। इसका वायरस है, और इसमें वही बात है, फीवर है, नेजल कंडीशन है, कफ है, पिंक आई, ये थोड़ा नोट कर लेना। आंखें गुलाबी आंखें, तो इसका मतलब और भी रीजन हो सकता है गुलाबी आंखों का, उसको ये बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखना, सारी गुलाबी आंखें सही नहीं होती। ठीक है। हम्म। और एस्परजिलोसिस, ये फंगस रिलेटेड है। ठीक है, ये फंगस से डिजीज हो रही है। किससे हो रही है? फंगस। ये भी ध्यान रखना प्लीज। और इसमें फंगल डिजीज होती है ना, जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल सकता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ये नहीं कि सिर्फ नेट या आप अपने सेफ की चीज के लिए पढ़ रहे हो, अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान। डिफिकल्टी ब्रीदिंग में हो जाएगा, ये सारा इसका बहुत हेडक हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा। और टीबी, टीबी किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया, वायरस या फंगस? टीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। टीबी किससे रिलेटेड है? सामने लिखा हुआ है, बता दो। बैक्टीरिया से, है ना? इससे परसिस्टेंट कफ होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, चिल, ब्लड इन स्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको याद ही करनी है। इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह ऐसे कंसेप्ट है नहीं, जब सिम्टम है तो है। जब वो मेरे सामने आता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये मेरा सिम्टम है। ठीक है। कौन सा? नहीं, आपको भी आता होगा, मुझे तो नहीं आता। अब आप ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई सुन रहे थे। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बेसिकली बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी होता है। ये सीधा ये भी पूछ सकते हैं। सीएम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। Mycobacterium tuberculosis is carried in airborne particle called droplet nuclei that can be generated after person who have pulmonary or laryngeal TB disease, cough, sneeze, sore और सिन। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये तो बेसिकली आपको पता है। एक तो आप इसमें बैक्टीरिया को नाम ध्यान रखना, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो आपको नाम ही याद रहता है। लेकिन पार्टिकल्स आर अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 micrometer. Normal air current can keep them airborne for prolonged period and spread them throughout a room or building. Droplets are generally greater than 5 micrometer in diameter. Droplets settle faster than droplet nuclei and will not reach the alveoli. यानी कि देखो, ड्रॉपलेट्स है, उससे ज्यादा खतरनाक कौन दिख रहा है आपको? ज्यादा खतरनाक कौन दिख रहा है? ड्रॉपलेट्स या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई? बोलो, पढ़ के देखो कौन दिख रहा है ज्यादा खतरनाक। देखो, ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई है ना, देखो, ड्रॉपलेट सेटल फास्टर देन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड विल नॉट रीच द एल्वेoli। ये लंग्स तक ज्यादा देर पहुंचेगा नहीं, तो न्यूक्लियाई है, ये बहुत खतरनाक है। मम्स, ये बेसिक अनदर हाईली जो कंटेजियस वायरल, ये भी वायरल है। मम्स, इलनेस इन मम्स, इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू up to 5 days before the occurrence of symptoms. Some people experience no symptoms of mumps. Symptoms include swollen, painful every glands, fever, headache, fatigue, and
हेपेटाइटिक लॉस, ये देखो बम्प्स भी आपको देखा होगा गले में, मुझे भी एक बार हुआ है। ठीक है, बहुत खतरनाक है। उसके बाद ये इसके बारे में पूछा जा सकता है, हेपा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेपा? हेपा क्या है? हेपा है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है ना, हेपा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर filtration that remove at least 99.97% of particulate that are 0.3 microns or larger। याद रखना ये रेंज भी, कि हेपा है किसको रिमूव कर सकता है, जिसका पार्टिकल साइज 0.3 माइक्रोन्स और लार्जर है, सच एज रेस्पिरेटरी एरोसोल फ्रॉम द एयर एंड थस इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भी कैसे इनसे बचें, तो हेपा फिल्ट्रेशन यूज होता है। हेपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेशन है दैट रिमूव एटलीस्ट 99.97% of particulate that are 0.3 microns or larger such as respiratory aerosol। It's a very important, ये यूं मान लो प्रिकॉशन की तरह कि हेपा फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक NAICC है, ये क्या है NAICC? इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, दिस इज नेशनल एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। क्या है? नेशनल एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी has been constituted to provide for multilateral national level coordinating body to develop these national guidelines and provide technical guidance for their implementation, evaluation and revision। मतलब बेसिकली जो भी एयरबोर्न डिजीजेज है ना, उसके लिए एक कमेटी है, इसमें प्रॉपरली जैसे स्टेट लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, तो उनको कोऑर्डिनेट करना होता है कि किस तरह से बेसिकली हम टेक्निकल सपोर्ट दें, किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, सब चीज़ें मतलब हमारे को फ्रेश एयर मिले। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन बॉडीज, प्रमोट इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, consideration into health facility design, construction, renovation and use, conduct surveillance and assessment of all level of health system, conduct monitoring and evaluation, facilitate operational research too। तो ये सब चीजें किसका करना है? NAICC। वैसे तो ये सब आप कर दोगे, लेकिन आपको NAICC है इसका पता होना चाहिए। क्या इससे पहले आपको पता था कि कुछ NAICC है? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए, पता था? यस और नो? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये पता है, इन्फॉर्मेशन है कि NAICC भी है, यानी कि नेशनल एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। बस ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखना है, यानी कि हर चीज को आपको एक हेल्थ अडेप्टेशन प्लान है। हेल्थ अडेप्टेशन प्लान इज एन एक्शन ओरिएंटेड, इसमें NAPCCHH ये ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या है दोबारा बताता हूँ। हेल्थ अडेप्टेशन प्लान इज एन एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप टू रिड्यूस द हेल्थ बर्डन ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें एक्ट करना है और बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने की बात कर रहा है। द प्लान इज सेंटर्ड अराउंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड इज डेवलपिंग अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको पता है एन जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NAPCC एक अलग और है, वो भी मैं अभी बात करूंगा। आपने NAPCC के बारे में बात सुनी है क्या? यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यस और नो, ये सुना है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बेसिकली NPCCHH है, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। ये ध्यान रखना, ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये चला रखा है, ठीक है ना। वेरी गुड ईशान जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सबको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे NAPCC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये सब अलग है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अलग है, ये पूरा मतलब कोऑर्डिनेट करके सब देश आपस में मिलके कर रहे हैं, ये हमारे नेशन के हैं। तो ये नेशनल एक्शन प्लान है, ये लॉन्च किए गए 2008 में,
बाय द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये 8 है टोटल। और 8 कौन कौन सा है, बिल्कुल हमारे नेशनल के एक्शन प्लान कौन कौन से, किंग्स पे हमें एक्ट करना है। नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन, ये जो ग्रीन इंडिया है ये कई बार पूछ लिया, ये किसका है, ये एनएपीसीसी का प्लान है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। दीज आर 8। ये आपको सबको याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एक्शन प्लान। कब लॉन्च हुए नेशनल एक्शन प्लान, कब लॉन्च हुए, अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो कब लॉन्च हुए, 2008, ठीक है ना, बाय द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये 8 आपको याद रहेगा सब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आगे हम आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी देखेंगे, सस्टेनेबल भी देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो, आइडेंटिफाई द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द डिस्पर्शन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर इसको गलत किया तो आपको डिजिटल रैप्टे पड़ेंगे। चलो बोल दे रहा हूं मैं। बताओ, ओनली 55% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। अब क्या करें बताओ, मुझे क्या करें बताओ, आप बताओ। जो पोल्यूटेंट्स होंगे, है ना, एयर पोल्यूटेंट्स, उसका डिस्पर्शन सबसे ज्यादा कब होगा। हमने कितनी बार एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की बात कर ली, है ना, कितनी बार बोल दिया, फिर भी गलत कर रहे हैं आप। क्या करें आप लोगों का, किस किस का गलत है, सही बताओ एक बार, बताओ बताओ भाई। हमको प्रिया मैम, आपका गलत क्यों है, आप तो बहुत सारे सही क्वेश्चंस करते हैं, सबसे बढ़िया करते हैं। मुजामिल जी, आपका भी गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग पढ़ने वाले गलत कर रहे हैं। जो मैं सोचता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हालांकि सभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन कई बार मैं देखता रहता हूँ ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। शिगुन मैम, आपका क्लिक नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, डिस्पर्शन अगर मैक्सिमम है तो कैसी कंडीशन है, स्टेबल है या अनस्टेबल है एटमॉस्फेयर, ये बताइए पहले तो। अगर डिस्पर्शन मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है। और अनस्टेबल कब होगा, कब होगा अनस्टेबल, कंचन जी आपने भी गलत किया। अनस्टेबल कब होगा, जब बेसिकली हॉट सनी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हॉट सनी समर आफ्टरनून, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो होगा। बेसिकली ये इन सब में आपने देखो, विंटर दिख रहा है, इसमें भी विंटर दिख रहा है, अर्ली मॉर्निंग दिख रही है, लगभग ये सेम से ऑप्शंस है ना। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा, मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी बेसिक चीजें कब ठीक होगी, ये बताओ। मैं आपको रियल में कह रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन और शुरू करो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है, अपने आप को दोबारा से एक बार टाइम दो प्लीज। कोई बात नहीं, गलती से गलत हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ही नहीं पता हो। अब मैं बेसिकली बात करूंगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमने बात की, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो ये भी टोटल 8 गोल्स है, और आप मिक्स मत कर देना, एनएपीसीसी भी 8 थे लेकिन वो अलग थे, वो अपने नेशनल के थे, लेकिन ये सब मिलके कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड, है ना। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, वो भी 8 गोल्स है, और इनको साइन किया गया सितंबर 2000 में, ये ईयर याद रखना, और इनको अचीव किया गया
2015 में, यानी कि वो 15 ईयर्स ही आए हैं। और इनका जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे। आपको इनका नंबर भी पूछा जाता है। तो हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे है इरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है या प्राइमरी एजुकेशन की? कौन सी एजुकेशन की बात की गई है? प्राइमरी एजुकेशन। ये भी पूछा गया है, ठीक है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, है ना, यानी कि यहाँ तो हमें पॉवर्टी। और एक बात हो रहा है, आप सीक्वेंस में याद रखोगे ना, आप सबसे पहले क्या होता है, आप पॉवर्टी और हंगरी तो खत्म करोगे, तभी तो और चीजें सामने आएगी ना। पहले पेट में कुछ होगा, पेट भरा होगा, तभी बातें होंगी ना। पहले कुछ खाने को ही नहीं है तो क्या बातें होंगी? तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को एरेडिकेट करेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे तो जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करेंगे, वुमेन एम्पावर को प्रमोट करेंगे, है ना। और चाइल्ड का जो मोर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करने की बात होगी, फोर्थ नंबर पे है। फिर इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। इन डिजीज को हम देखेंगे भी, इनसे भी सामना करना है, लड़ना है। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एट्थ है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की है। तो दीज आर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनको आपको सीक्वेंस भी रखना है यार। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, क्या है? इरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। ठीक है, और एक है अचीव प्राइमरी एजुकेशन। आपको ऐसे भी पूछ लिया कि रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने नंबर पे है? 4। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये याद रखोगे, 8 के 8, 8 याद रख लोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो 8 थे ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये काफी सक्सेस हुए। तो इनके सक्सेस से बिल्कुल मतलब मोटिवेट होके उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। तो इनसे मोटिवेट हुए, इनका जैसे 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को फिनिश किया गया, तो फिर आए जनवरी 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। और इनको अचीव करना है टिल 2030। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करना है? 2030 तक। और अब उनका नंबर्स बढ़ा दिया गोल्स का, दीज आर 17 गोल्स। क्या क्या 17 गोल्स है? नो पॉवर्टी। अब आपको अलग कर दिया पॉवर्टी और रंगों की, अब बहुत ज्यादा फोकस करना है हम पे, एक एक चीज पे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnership to achieve the goals. These are 17 goals इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और जो हमें अचीव करना है टिल 2030। नो पॉवर्टी, इनका भी सीक्वेंस याद रखना है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे कौन सी एजुकेशन की बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? कौन सा एजुकेशन है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई है। जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कौन सी एजुकेशन की बात हुई थी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में प्राइमरी एजुकेशन की। तो ये थोड़ा याद रखना है। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आपको ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखो, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड 6 नंबर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें क्लाइमेट एक्शन है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है। याद रखोगे क्या? चलो, बहुत बढ़िया।
अब एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे ना हम, एयरबोर्न डिजीजेस की बात कर रहे थे, तो उसका थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने कितनी कैटेगरीज बनाई है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, जो नंबर वाला है, याद है ना आपको? लगभग 6 कैटेगरीज है ना, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, है ना, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर कंडीशन। ये 6 कंडीशन है, ये सबको याद है ना कि कितना कितना नंबर होगा। 0 से हमने 50 बात की है, फिर 100 बात की है, ये सब याद रखना है ना। कलर्स की भी बात की थी हमने। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बेसिकली। हाँ, विद कलर। ये देखो, हेल्थ इफेक्ट टू शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। अगर आप एयर पोल्यूशन के शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होते हैं तो क्या हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं, और हेल्थ इफेक्ट है अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है तो क्या हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं। ये क्वेश्चन याद, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, वैसे समझ में आ जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट करना है, सीधी सी बात है। हम्म हाँ, ये आपका वो बन जाएगा, आप देखना कि क्या क्या अचीव किया है, बिल्कुल कंचन जी। और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है तो एक्यूट सिस्टम है, जैसे विजिंग है, कफिंग, सिम्टम्स है, एक्यूट सिम्टम्स ध्यान रखना, है ना। तो इसमें केयर विजिट है, देखो सब में, ये सब आप टेबल याद कर लोगे क्या, ये एक एक पढ़ के बताऊंगा आपको। इसमें लंग फंक्शन में बेसिकली आपको पता है अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, लंग कैंसर तक हो सकता है। ये तो करना ही है, बेसिक सी बात है। अब एक एक लाइन पढ़ के वाले बच्चे तो हो नहीं, आप है ना, कर लोगे। चलो थैंक यू, ये कर लेना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, ये तो बेसिक बातें हैं। एक, अच्छा, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ये इस टर्म का मतलब पता है किसको? एपिडेमियोलॉजी क्या है, क्या मतलब होता है? ये बता। देखो, एपिडेमियोलॉजी कम्स द ग्रीक वर्ड एपी मीन्स अपन या फिर ऑन, है ना। एपी का मतलब होता है ऑन या अपन, ठीक है ना। और डेमोज का मतलब होता है पीपल, जैसे डेमोग्राफी की बात करते हैं। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, इसको एक एक को तोड़ दिया, यानी कि ये है ऑन, पीपल, स्टडी, है ना। बेसिकली इसमें क्या है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related states or events in specified population and the application of this study to the control of health problems। और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑफन डिजीज अकर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड व्हाई। epidemiological information is used to plan and evaluate strategy to prevent illness and a guide for management of patients whom disease has already developed। समझे क्या है? बेसिकली कि ये जो कुछ पर्टिकुलर कहीं पे कोई डिजीज है, उसका कारण क्या है, क्यों हुई है, इसको हम कैसे बेसिकली प्लान बनाएं, कैसे इसको प्रिवेंट करें, रोकें इलनेस को, और जो पेशेंट्स में हो चुका है उसको मैनेज कैसे करें, ये सब का जो स्टडी है, दिस इज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी का शब्द आपने सुना है क्या इसका, किसी ने? क्या बोलते हैं? नहीं सुना? कहते हैं ना महामारी फैल गई, महामारी ऐसे बोलते हैं ना, महामारी फैल गई, वो है ये महामारी, वही है ये कि महामारी फैल गई है। चलो इस क्वेश्चन को करो। Communicable disease can spread when we use something already used by someone, like a towel, cup, handkerchief, etc. This statement refers to which of the following means through which the disease can be spread.
These are options. क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस वन इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है यहां तक। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। और 77% स्टूडेंट्स ने 79, गुड। बेसिकली क्या है इसमें, कॉन्टेक्ट से ही तो फैलेगी ना, कि आपकी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज जो बेसिकली फैल जाता है ना कॉन्टेक्ट से, है ना, तो ये है। तो जैसे आपने किसी का टावल यूज कर लिया, कप कोई है, हैंकरशिप है ना, ये सब यूज कर लिया, ये कॉन्टेक्ट से फैलेगा, इसलिए कॉन्टेक्ट इसका ऑप्शन सेकंड, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट ये है तो ओनली टू, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इजी था लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब कर रखी थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयरबोर्न डिजीज। हाँ वेक्टर हो जाएगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एयरबोर्न डिजीज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें भी 100 नहीं है, 92% स्टूडेंट्स हैं बेसिकली। कोल्ड और टीबी क्या होता है, कोल्ड नहीं फैल जाता है क्या, एयरबोर्न नहीं है, टीबी तो एयरबोर्न नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टीबी तो डायरेक्ट पूछते हैं बहुत बार। अभी चलो ये और आ जाओ क्वेश्चन आपका, एयरबोर्न डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, ऑल ऑफ द अबव। चलो बोल दे रहा हूं, 62%। सर आपने टीबी बोला फिर आप धोखा करते हो, आप अच्छे नहीं हो, टीबी बोल के सारे बोल देते हो, ये क्या बात हुई? सर आप बहुत गलत हैं, तो सिर्फ टीबी होता है ऐसा कब कहा मैंने? आप टीबी बोलते हो फिर सब दे देते हो, एक जगह बोल जाओ ना, एक जगह टिक जाओ, ऑल ऑफ द अबव करना है या टीबी करना है। आप टीबी देते, पहले टीबी बोलते हो फिर ऑल ऑफ द अबव करते हो, क्या करें हम, कहाँ जाए हम, यहीं रहो आप। सिर्फ टीबी नहीं बोला मैंने, टीबी भी है, डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है। सब है ये। चलो चलो और थोड़ा एयरबोर्न डिजीज के बारे में बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा और सुन लो। इट is any disease that is caused by pathogens that can be transmitted through the air। ठीक है, the relevant pathogens may be virus, bacteria और fungi। ठीक है। They may be spread through breathing, choking, coughing, sneezing, raising of dust, spraying of liquids and toilet flushing। किसी से भी हो सकता है। एग्जाम्पल टीबी है, डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है, ये तीनों का तीनों है। जैसे टीबी के बारे में हमने बात की, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड contributes considerable to illness and death around the world. It is spread by inhaling tiny droplets of saliva from cough or sneezing of an infected person. It is slowly spreading chronic, है ना। ये जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शियस, कौन सा बैक्टीरिया है इसका, टीबी का अभी मैंने बताया था, कौन सा बैक्टीरिया है, माइक्रो। ठीक है। और डिप्थीरिया, इट इज एन एक्वेट एंड हाईली कंटेजियस बैक्टीरियम डिजीज causing inflammation
द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, इन्फ्लेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। और न्यूमोनिया, इट इज अ, पुन्यूमोनिया मत कर देना, इसमें पी साइलेंट है ना, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स, इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेन्काइम ऑफ द लंग। बेसिकली आप इंग्लिश भी खतरनाक है ना, ये लिख के भी कह देता है साइलेंट है, फिर लिखा ही क्यों जब साइलेंट हो रहा था तो, है ना, जब आपको साइलेंट ही करना था तो लिखा क्यों भाई। अब हमारा देखो आप, हिंदी उर्दू में और क्या होता है, अगर डॉट भी लगा लिया तो बोलोगे नाक में बोलना है ना। जैसे नंद, तो भाई इसको नाक में भी बोलो, डॉट को नाक में, नंद, ठीक है ना। और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फिर कह रहे साइलेंट करो, कर दो भी साइलेंट, ठीक है। साइमन कह रहे हैं, माई 5 year डॉटर आस्क्ड दिस क्वेश्चन यस्टरडे। देखो, वो आपकी डॉटर की और मेरी थिंकिंग मिल रही है, यानी कि मैं अभी भी बच्चा हूँ या फिर वो बड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं तो साइमा मैम है, उसको बोलना। हमारे जो एक टीचर है वो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी पूछा है। फिर आपने क्या आंसर दिया साइमा मैम, क्या आंसर दिया। बच्चे आजकल बड़े खतरनाक है, बच्चे कहाँ, तो सॉफ्टवेयर है ना, बच्चे कहाँ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या बातें पूछ लेते हैं। हम्म, अच्छा, कोई सॉलिड आंसर नहीं है, चलो फिर कह दो, बस उनको बोलना कि आप सर्च करके बताओ, थोड़ा अपने टीचर्स को परेशान करो। चलो ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या ये ना, यह एक आपके टॉपिक रहता है और यहाँ से इम्पोर्टेंट है बेसिक, लेकिन कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो चलो पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इनकी एग्जांपल्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज विच आर ऑल्सो communicable disease which are also known as infectious disease are caused by microorganism that can be transmitted from one individual to another through direct or indirect contact. These diseases can be transmitted through various means such as respiratory droplets, contaminated food or water, insect bites, sexual contact and blood transfusion. किसी से भी हो सकता है ये, but non-communicable disease है ना, डिजीज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीज, ठीक है ना, वो जैसे उनको इन्फेक्शियस डिजीज बोला है, कम्युनिकेबल को देखना, इन्फेक्शियस डिजीज बोला है, इनको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल को। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट caused by infectious agent but are instead the result of various non-infectious factors such as lifestyle choice है, heredity है और environmental factor है। आप मुझे एक बात बताइए, कम्युनिकेबल डिजीज हेरिडिटरी होती है, नॉन हेरिडिटरी, कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी क्वेश्चन आपसे वो जो नीट के एग्जाम में पूछ लिया था शायद एक बार, है ना। हेरिडिटरी, नॉट हेरिडिटरी होती है ना कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल होती है वो हेरिडिटरी होगी। तो हेरिडिटी है ये। अब जैसे दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, ये है, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे टीबी है, मलेरिया, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, मिसल्स, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, है ना, और पोलियो। आपको पता है पोलियो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, आप लोगों को पहले पता था क्या, सही बताना, पता था, एहसान जी को पता था, रईस जी को पता था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पता था, वेरी नाइस। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा पोलियो वाला है ना, थोड़ा सा ये लगा कि मतलब 10% डाउट हो जाता है कई बार। हाँ वायरल है,
ये बात हुई, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो डिजीज तो चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सब के सब कम्युनिकेबल डिजीज है। वो भी बात करूंगा ईशान कादिर जी अभी मैं। हेपेटाइटिस सी इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लीवर। हेपेटाइटिस आपको पता है लीवर संबंधित डिजीज है। इट कोज बोथ एक्वाट सोट एंड chronic long-term illness. It can be life-threatening. Hepatitis C is spread through contact with infected blood. ठीक है। आपको पता है लीवर एक ऐसा है जिसको कितना ही काट, आप 75% काट दो ना, बाहर निकाल दो, फिर भी वो रीजनरेट कर जाता है, पता है ना आपको, वापिस लीवर। इसीलिए जो ड्रिंकर्स होते हैं ना, उनको ये बोलते हैं ना कि भाई ड्रिंक छोड़ दो, लीवर ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा, इसमें काबिलियत है कि ये ठीक हो जाए। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सा है देखिए, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज और अल्जीमर डिजीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, मेंटल हेल्थ, ब्लाइंडनेस, ओबेसिटी, ये सब है। अब एक बात बताओ, अगर मोटापा इन्फेक्शियस वो डिजीज होती, कम्युनिकेबल होती, तो क्या करता? अगर मैं मोटा हूं, मैं तो उस पे ना कैसे न कैसे उसको मोटा कर ही देता, मैं ऐसे मार मुंह के ले मेरा ताउल यूज करना है। 5000 PYQs के साथ हमने पेपर वन को लॉन्च किया है। हाँ, आपने सही सुना, पेपर वन को हम कंप्लीट थ्योरी के साथ 10 की 10 यूनिट्स, उसके साथ 5000 प्लस PYQs करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। जो लेटेस्ट PYQ आए हैं या लेटेस्ट जो कंसेप्ट्स जो आ रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? बेसिकली वीक के जो 3 डेज है पहले, उसमें हम कंप्लीट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो 3 दिन बाकी बच गए, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे जो लेटेस्ट PYQs है उनका। बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स को हम करने वाले हैं। जहां बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम पेपर वन में कैसे स्कोर करें, उसमें हम कंप्लीट कोऑपरेट करके पढ़ाई करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो चित्त शांति के साथ हमसे जुड़ जाइए और नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।